नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में महायुति से पूर्व मंत्री नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर भाजपा और एनसीपी अजीत गुट में टकराव हो गया है। आपको बता दें कि शिवाजीनगर सीट से एनसीपी अजीत गुट ने नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाया है। महायुति की ओर से ये सीट शिवसेना शिंदे गुट को दी गई है और सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने भी पाटिल का समर्थन करते हुए कहा है कि वे मलिक के लिए कैंपेन नहीं करेंगे। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने बुधवार को कहा कि हमारी पार्ट का जो स्टैंड है वो क्लियर है, माफ कीजिएगा, पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर है, उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम पहले भी नवाब मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ थे, अब भी उनका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उनके दाऊद इब्राहिम से लिंक होने की बात सामने आई थी। एनसीपी ने आपको बता दें कि अनुशक्ति नगर सीट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी टिकट दिया है, जो महायुति की ऑफिशियल कैंडिडेट भी हैं। आशीष ने कहा कि भाजपा को सना की उम्मीदवारी से दिक्कत नहीं है, पार्टी उनका समर्थन जरूर करेगी। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष ने कहा कि हमने बार बार दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़े लोगों के बारे में अपना रुख स्पष्ट किया है। ये बात डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कही है और अब मैं भी यही कह रहा हूं। नवाब मलिक के लिए प्रचार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमारा मानना है कि महायुति के सभी सहयोगियों को अपने उम्मीदवार घोषित करने का अधिकार है, लेकिन नवाब मलिक को लेकर भाजपा का रुख साफ है। वहीं नवाब मलिक ने नामांकन के आखिरी दिन 29 अक्टूबर को 2 पर्चे दाखिल किए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मैंने एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है और साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी पर्चा दाखिल किया था, लेकिन पार्टी ने एबी फॉर्म भेजा और हमने दोपहर 2:55 पर एबी फॉर्म जमा किया। अब मैं एनसीपी का आधिकारिक उम्मीदवार हूं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जो सियासत है वो दिन पर दिन नए मोड़ ले रही है और एक के बाद एक नए खुलासे या ये कहें कि नए चौंकाने वाली रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं चुनावों को लेकर। अब आपको बता दें कि महायुति से नवाब मलिक की उम्मीदवार पर टकराव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एनसीपी अजीत गुट ने उन्हें टिकट दिया है। अब इस टिकट का फायदा कितना होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से महायुति जो है पूरी रणनीति के साथ यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है, उससे ये साफ होता तो नजर आ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से महायुति कोई भी मौका जो है वो इस बार छोड़ना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र की सियासत है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एक के बाद एक दावे वादे भी यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। अब नवाब मलिक पर जनता कितना भरोसा करती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक मुद्दे महाराष्ट्र से उठते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी भी पीछे नहीं रहना चाह रही है। महाविकास अघाड़ी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर वो निभाती हुई लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसकी तैयारियों में वो जुटी हुई है और इसी के साथ साथ कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो नवाब मलिक हैं उन पर जनता कितना भरोसा करती है ये तो देखने वाली बात ही होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी बन गया है। कुल सीटें 288 हैं और महायुति में जो पार्टियां हैं वो भाजपा है, शिवसेना है शिंदे गुट वाली, अजीत पवार वाली एनसीपी है और सहयोगी दल है। इसी के साथ साथ महाविकास अघाड़ी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस है और शिवसेना है उद्धव गुट वाली, वहीं शरद पवार वाली एनसीपी है और सहयोगी दल इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि नाम वापसी की जो तारीख है वो 4 नवंबर है और वोटिंग 20 नवंबर को होगी। रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को सबके सामने आ जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि काटोल सीट पर भी भाजपा और अजीत की एनसीपी जो है वो आमने सामने है, तो काफी दिलचस्प भरा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और आपको बता दें कि आमने सामने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके बाद जो रणनीतिक सियासत है वो और ज्यादा गरमाने वाली है और किस तरीके से गरमाएगी ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यकाल के बारे में तो 26 नवंबर 2024 तक ये इसका कार्यकाल रहेगा और इसी के साथ साथ अन्य पार्टियां जो यहाँ पर दमखम दिखाती हुई नजर आ रही हैं उसमें AIMIM, समाजवादी पार्टी और CPIM का भी नाम जो है
वो इस समय शामिल है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब भाजपा जो है वो कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ना चाहती है और इसी के लिए भाजपा ने पूरी रणनीति महाराष्ट्र की सियासत को देखते हुए बना ली है। अब उस रणनीति का काट क्या निकालते हैं शरद पवार, ये देखने वाली बात होगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति ने रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही अगले सप्ताह से कई बैठकें करने और 5 राज्यों की राजधानियों के दौरे की योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त समिति मुस्लिम महिलाओं, शिक्षाविदों, वकीलों और सामाजिक धार्मिक संगठनों के विचार सुनने के लिए 4 से 5 नवंबर को बैठकें आयोजित करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि वक्फ बिल का जो मामला है वो दिन पर दिन गहराता जा रहा है और आपको बता दें कि अब जो वक्फ बिल कमेटी है वो 5 राज्यों का दौरा करेगी और उसके बाद से बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहनता से इसकी पूरी जांच करने की वो कोशिश करेगी कि इसमें क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ सुधारा जा सकता है और किस चीज की ज्यादा जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए जो कमेटी तैयार की गई है वो काफी सोच समझ कर तैयार की गई है और कमेटी ऑलरेडी काम करना उसने शुरू भी कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब ये कमेटी जो है वो 5 राज्यों का दौरा करेगी। समय पर रिपोर्ट आने के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया है और इस दौरे के बाद आपको पता चलेगा कि आखिरकार इसका क्या कुछ समाधान जो है वो सामने निकल कर आया है। देश भर में दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। इसी बीच यूपी की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर के अलावा 1 नवंबर को भी दीपावली के अवकाश की घोषणा की है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले शनिवार 9 नवंबर को शासकीय कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहने की शर्तों के साथ 1 नवंबर को दीपावली का अवकाश घोषित किया है। बता दें कि इससे पहले राज्य में 31 अक्टूबर की ही छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन अब इसके साथ 1 नवंबर को भी अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अब प्रदेश में 2 दिनों तक अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि इस बार दीपावली यूपी सहित कई राज्यों में 31 अक्टूबर की शाम से 1 नवंबर की शाम 6 बजे तक मनाई जाएगी, जिसको लेकर योगी सरकार की तरफ से कर्मचारियों को 1 नवंबर की छुट्टी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि 2 दिन की दीपावली जो है वो बनाने की खबरें जो है वो सामने आई थी, लेकिन मुख्य तौर पर पूरे देश में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है। बहुत सारे पंडित ज्योतिषियों से बात करके ये निकाला गया कि जिस तरीके से उसका जो मुहूर्त है अमावस्या की रात का, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए जब सारी चीजें जोड़ी गई तो 31 अक्टूबर जो है वो सबसे परफेक्ट दिन नजर आया और उसी के बाद से 31 अक्टूबर को सरकार ने छुट्टी घोषित करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन उसके बाद 1 नवंबर को भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर दिवाली मनाई जाएगी। तो 1 नवंबर को भी यूपी सरकार ने यह फैसला लिया कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिनों की छुट्टी जो है वो घोषित की जाती है। आपको बता दें कि 1 नवंबर शाम 6 बजे तक जो लोग हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और इसको लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 2 दिन की दिवाली की छुट्टी जो है वो प्रदेश में घोषणा की है और इसके साथ ही साथ दिवाली की तमाम तैयारियां जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बाजारों में बहुत रौनक दिखाई दे रही है। ना सिर्फ यूपी में बल्कि देश भर में दिवाली की धूम मची हुई है और आपको बता दें कि यह दिवाली के लिए बाजार सज चुके हैं और बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि व्यापारियों में भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और इधर जो प्रदेश सरकार है वो भी अपने लेवल पर अपनी तरीके से दिवाली को ध्यान में रखते हुए तमाम कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं।
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी देने वाले ने उनसे 2 करोड़ रुपए की भी मांग की है, जिसे लेकर मुंबई पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मंगलवार को एक संदेश मिला, जिसमें कहा गया कि अगर अभिनेता ने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले भी मुंबई पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन डेस्क को सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। इस दौरान 5 करोड़ रुपए की मांग भी की गई थी और इसके बाद से अब फिर से ये देखा जा रहा है कि सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ कुछ रकम की भी मांग जो की गई है, रकम बड़ी है, करोड़ों में ये रकम बताई जा रही है, जिसकी मांग जो है वो सलमान खान से की गई है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सलमान खान को सिक्योरिटी प्रदान की गई है सरकार की तरफ से और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस समस्या से किस तरीके से सुलझा जाए, उस पर भी विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ सलमान को लेकर सतर्कता जो है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बार फिर से सलमान खान को धमकी मिल चुकी है। आपको बता दें कि धमकी के साथ साथ 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी इस बार की गई है और पुलिस अब पूरे पते में जुट गई है कि किस तरीके से कौन है जो इस तरीके की धमकियां दे रहा है। उन्हीं धमकियों को जानने के लिए पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसी धमकियां थी जो सलमान खान को मिली थी और उसमें पुलिस ने अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जिस प्रकार से घनघोर अंधेरा है वो अब छटने वाला है। झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चलाई गई, उन्होंने पूरे झारखंड को दलालों के हाथों, बिचौलिया के हाथों सौंप दिया था। उन्होंने पूरे झारखंड को लूटा। अब समय आ गया है इनसे मुक्त कराने का। मैं कह सकता हूं कि इस बार बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी। आपको बता दें कि झारखंड का जो रण है वो दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है और उसको लेकर अब तमाम पार्टियां जो है वो वहां पर दमखम दिखाती हुई भी नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि झारखंड की जो सियासत है वो बहुत ही ज्यादा रोचक है और अब और रोचक हो गई है जब से हेमंत सोरेन की पार्टी छोड़कर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए। दरअसल आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे तब चंपई सोरेन को उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद से जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो उसके बाद से फिर से चंपई सोरेन से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छीन ली और दोबारा से वो मुख्यमंत्री बन गई। इसी से आहत दिखाई दिए चंपई सोरेन और चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। और इस बार अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि झारखंड की हवा का जो रुख है वो बदलकर ही दम लेंगे। अब कितना हवा का रुख बदलता है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से मुद्दे जो है वो दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों से जुड़ते हुए ये मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अब सबसे पहले मुद्दा छोड़ दिया है संविधान के खात्मे का राहुल गांधी ने झारखंड में रैली की थी कुछ दिनों पहले और उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी है वो संविधान को खत्म करना चाहती है और कुछ इसी तरीका का जो मुद्दा था वो उन्होंने लोकसभा चुनावों के लिए भी प्रयोग किया था और उसी प्रयोग को वो दोबारा दोहरा भी रहे हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव में। अब ये प्रयोग कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। और झारखंड में जिस प्रकार से घनघोर जो अंधेरा है अब वो अंधेरा छंटने ही वाला है, क्योंकि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल तीनों ने मिल करके जो सरकार चलाई, अगर हम कहें तो पूरे 5 वर्षों तक ये लोगों ने पूरे झारखंड को दलालों के हाथों, बिचौलियों के हाथों, भ्रष्ट अफसरों के हाथों पूरी तरह से लोगों ने सौंप दिया और उन लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा, खोखला ही कर दिया समझो। अगर आज आप उनके इर्द गिर्द देखेंगे जो उनके जो सिपा सलार
कई लोग जेल में हैं, कई लोग जेल से बाहर आ रहे हैं। तो ये राज्य की हालत है। वादाएं भी बड़े बड़े उन्होंने किया, लेकिन उस वादों को इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। क्योंकि मैं रोज रोज दोहराता हूं, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने बाबूजी का कसम खाता हो कि शिबू सोरेन की बेटा है, अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और झारखंड में जिस प्रकार से घनघोर जो अंधेरा है, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं, जहां दिवाली के बाद रैली, रोड शो के दौरे जो हैं वो शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि जिसे लेकर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी चाईबासा आएंगे। हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम चाईबासा की सभी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसीलिए मैं यहाँ आए थे। और आते आते कोई सारे अच्छा खबर भी मिले। मंगल गिलुआ जी भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है और मसगांव में भी विड्रॉ हो रहा है। तो लगभग हमारा जो पार्टी बा हमारा टीम है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। हमारा जयपाल भाई भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है, वहाँ मंगल गिलुआ विड्रॉ कर रहा है, यहाँ जयपाल जी विड्रॉ कर रहा है और हमारे मनोहरपुर में खड़ा गुरुचरण जी भी विड्रॉ करने का पूरा संभावना है। मतलब तीनों प्रत्याशी विड्रॉ करेगा और हम अच्छा से फाइट करेगा। इस बार चाईबासा का सारा सीट जीतने का हम लोग प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री जी का 1.5 घंटा 2 घंटा का कार्यक्रम बनेगा। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उन्नति करता रहे। सभी प्रकार के सभी विभागों को साथ लेकर सभी विकास की संभावनाओं पर हम लगातार काम कर रहे हैं। हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास की सभी संभावनाओं पर सरकार काम कर रही है। 4 दिन का उत्सव, 5 दिन का दीपोत्सव, दोनों उत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई है। खास करके 69वें दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर उन्नति करता जाए। सभी प्रकार के सभी विभागों को साथ लेकर के सभी विकास की संभावनाओं पे हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ भौतिक अधोसंरचनाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारे गौरवशाली अतीत के पाश्चात्य ऐसे कई उल्लेखनीय खास करके सांस्कृतिक पक्षों पे भी हम काम कर रहे हैं। एक तरफ टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, तो धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लघु कुटीर उद्योग का भी ध्यान रख रहे हैं, तो हैवी इंडस्ट्रियों का भी ध्यान रख रहे हैं। अर्थात विकास की सभी संभावनाओं पे सरकार काम कर रही है। 4 दिन का उत्सव, 5 दिन का दीपोत्सव, दोनों। हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को बयान जारी कर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को मतदान और मतगणना के दिनों जैसे संवेदनशील समय पर निराधार और सनसनीखेज शिकायतों के प्रति आगाह किया है। आयोग ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना आरोप से जनता में अशांति, अराजकता फैल सकती है। हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं वाले आरोप ईसी द्वारा खारिज किए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को दिल से धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर चलती है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर चलती है। कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और देश को लूटने का काम कर रही है, इसलिए लोगों ने उन्हें नकार दिया है। मैं चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करता हूं और इसी के साथ साथ तमाम बातें जो हैं उनके द्वारा कही गई। मैं माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समझा है कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के
वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं। कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी वही कांग्रेस आएगी, कहाँ आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये लग नजर आ रहा था कि कांग्रेस है, उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, वहां कोई हवा नहीं चल रही। ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ने गरमा बैठ कर कह कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो। काम तो किया लूटने का, देश को भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया। 4-4 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उसको तो भूल गए कांग्रेस के नेता। कहा कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। लोगों ने नकार दिया उस झूठ को और एक झूठ फैलाया था कि संविधान को खत्म करेंगे। राहुल गांधी का भी झूठ नहीं चलेगा, उसका अब सुपड़ा साफ है। और मैं चुनाव आयोग की उस फैसले का स्वागत करता हूं। मैं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।